सो हेलो माय डियर चैंपियंस, स्वागत आप सभी लोगों का इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का रिजल्ट जो है वो लग चुका है और आई होप सभी ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा। नाउ दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर दोज पीपल हु वर नॉट एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो ये वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए कमबैक स्ट्रेटजी, क्योंकि यार एक पल भी अब वेस्ट करने का सेंस नहीं है। ठीक है, I know it's tough. I know it's very difficult. I know it's hard to handle. सबको फेस करना मुश्किल है, लेकिन यार कब तक? उठना तो पड़ेगा। आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन, स्ट्रेस आ रहा होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर गाइडेंस, कुछ तो मेंटरशिप आपको चाहिए, राइट? तो मैं यहां पर आपका मेंटर प्रणव पोपट, a chartered accountant by qualification with 6 years of experience and your educator by passion by choice, दिल से आपके लिए आया हूं इस सेशन को लेकर। So the comeback strategy after CA Foundation December 22 results, the right approach to restart the preparation। वापस से कैसे शुरू किया जाए, एक सबसे बड़ा सवाल जो कॉल्स भी मेरे पास आ रहे हैं बच्चों के कि सर हम नहीं निकल पाए, अब क्या करें आगे। वी नीड अ रोड मैप कि हम कैसे शुरू करें। एंड आई नो गाइज, उसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैं भी आपकी जगह होता तो फॉर अ मोमेंट मैं भी ब्लैंक हो जाता। पहले दिन तो जिस दिन रिजल्ट अगर ऐसा नेगेटिव देखूंगा तो मैं भी ब्लैंक हो जाऊंगा, लेकिन कब तक? देयर शुड बी समथिंग बियॉन्ड दैट ना। मुझे अब आगे तो बढ़ना पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा एंड कम बैक तो करना पड़ेगा। आर यू रेडी टू डू द कम बैक? इफ यस देन वॉच दिस वीडियो कंप्लीट। ठीक है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। मैक्सिमम आपके जो सवाल होंगे उनका उत्तर जो है वो आपको मिल जाएगा इस सेशन के अंदर। इस चीज को पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सो द फेलियर इज नॉट द एंड, इट इज अ चांस टू ग्रो, टू लर्न एंड टू बिकम बेटर। अगर आप अप्रोच करते हो फेलियर को विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डिटर्मिनेशन टू लर्न, मैं बता रहा हूं आपको, ये जो आज का मोमेंट है ना, ये आप भूल भी जाओगे यार। आपको ऐसा लगेगा इट वॉज अ वेरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। आज से 6 महीने बाद एग्जैक्टली जब रिजल्ट आएगा ना, तो आप बोलोगे नहीं यार, उस दिन नेगेटिव रिजल्ट आया था, लेकिन लाइफ में जो वो ठोकर मिली है ना, वो मेरे लिए एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस की तरह है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप इसे पॉजिटिवली लेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। एंड इट्स जस्ट एन एग्जाम और इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट ऑफ एन एग्जाम, इट्स नॉट द एंड। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग इन द माइंड। ठीक है सर, चलिए। सो मैं आपको बता दूं आज का एजेंडा क्या है। बेसिकली आज के हमारे सेशन का एजेंडा ये है। मैं 3 मेन चीजें आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले 5 स्टेप्स टू डू कम बैक, ऐसे 5 स्टेप जिनसे हम कम बैक कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज सजेस्टेड स्टडी टाइमलाइन, एक बेसिक टाइमलाइन माइंड में रहेगी तो ये आपको आपकी प्लानिंग करने में बड़ी हेल्प करेगी। और तीसरे नंबर पे स्पेसिफिक गाइडेंस बेस्ड ऑन सिचुएशन। यहां पर 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, एक वो जो पहली बार एग्जाम दिए थे और वो अपना पहला फेलियर देख रहे हैं, पहली बार अनसक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन एक वो भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होगा जो इसके पहले एक बार और नहीं निकल पाया था और अभी दूसरी बार भी नहीं निकल पाया, या 2 से ज्यादा अटेम्प्ट वाले भी होंगे। उनके मन में तो और ज्यादा टेंशन होती है, तो उनको स्पेसिफिकली एड्रेस करूंगा। ठीक है, वो तीसरे सेक्शन में। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ द 5 स्टेप्स, बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स थे, मैंने उसको 4 कर दिया है। एक्सेप्टेंस, इंट्रोस्पेक्शन, प्लानिंग एंड रीस्टार्ट। ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको एक के बाद एक फॉलो करने हैं, जिसके बाद आप वापस से नॉर्मल हो पाओगे और वापस से सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओगे। लेट मी स्टार्ट 1 by 1। सबसे पहले सर, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब समझते हो ना, स्वीकार करना। जो हुआ है उसे मानना, उसे डिफेंड नहीं करना, अपने आप को सांत्वना नहीं देना कि नहीं यार मैंने तो सब सही लिखा था, एग्जामिनेशन का सिस्टम ही खराब है, ये है वो है। ना 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 ना, एक्सेप्टेंस। सो व्हाट यू नीड टू टेक केयर इन द एक्सेप्टेंस इज, सबसे पहले अलाउ योरसेल्फ टू फील। आपके अंदर आपको जो खराब लग रहा है ना, होने दो। आपको रोना आ रहा है ना, रो लो। आपको बुरा लग रहा है ना, लगने दो। आप अपने इमोशन से लड़ो मत, अपने आप को जो फील हो रहा है होने दो, अलाउ करो। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स रहो, कोई बात नहीं। वी आर अ ह्यूमन बीइंग, ये होना इट्स अ वेरी नॉर्मल, सबके साथ होता है। ठीक है, तो यू नीड टू अलाउ योरसेल्फ फॉर दिस थिंग। दूसरी चीज, अगर ये होने के बाद आपको लगता है कि आपको दूसरों की हेल्प की जरूरत है, तो पीछे मत हटो। यू कैन सीक द सपोर्ट, देयर आर
इंपॉर्टेंट पीपल इन एवरीवन्स लाइफ, पेरेंट्स, टीचर्स, द क्लोज फ्रेंड्स। आप हमेशा ये मत सोचो कि यार वो मेरा इतना क्लोज फ्रेंड है, अभी मैं उसको बताऊंगा कि मैं नहीं निकल पाया फाउंडेशन, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। नो ब्रो, नो। अगर वो तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है ना, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेगा। और कई बार कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें खुद से पता है, लेकिन तुम ना एनलाइटन नहीं हो पाते। वो शायद तुम्हें वो चीज बता पाएगा। वो शायद तुमको देख रहा है तो तुमसे ज्यादा वो तुमको जानता है। तुमने क्या गलती की होगी शायद वो ज्यादा तुमसे जानता है। तो यार डोंट गेट बिहाइंड, मतलब सपोर्ट लो यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ वीडियो बना के लेके, उन्हीं के लिए लेके आया हूँ कि आपको कुछ सपोर्ट दे सकूँ। और भी सपोर्ट देता रहूँगा, और भी चीज़ें मैंने आपके लिए प्लान करी हैं, लेकिन पीछे मत हटो। यू कैन टेक द सपोर्ट, इट्स कंप्लीटली ओके। ठीक है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, डोंट ब्लेम द सिचुएशंस और द एग्जामिनेशन सिस्टम। देखो यार, आज अगर किसी बच्चे का 196 आया और वो बोलता है 4 नंबर से रह गया, और वो ये कहता है कि नहीं यार जानबूझ के फेल किया गया, मैं ये बोलता हूँ तू 200 नंबर के लिए क्यों तैयार कर रहा था? तो 300 नंबर के लिए तैयार करता, 4 नंबर ही काटते ना, 296 आते, तो भी तो तू एक अच्छा स्कोरर कहलाता। क्या तू ये मानने को रेडी है कि तेरी प्रिपरेशन कम थी, तभी तो तू बाउंड्री के आसपास खेल रहा था? तो अगर तेरे 199 भी आए हैं ना, तो तू बोले अपने आप को कि मैं मेरा कितना बैड लक है, लेकिन एक बात समझ, तूने प्रिपरेशन तो कम करी, ये श्योर है। तो सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करो भाई कि किसी और की गलती नहीं, मेरी गलती है। सो किसी और को ब्लेम करना बंद करो, और अपनी गलती होना उसे स्वीकार करना, इट्स अ वेरी गुड थिंग, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर इंसान से गलती होती है। मैं जब पढ़ाता हूं तब भी मुझसे गलती होती है, तब भी मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने ये गलत बता दिया या मुझसे ये गलत कैलकुलेट हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन टेक रेस्ट एंड ट्राई टू काम डाउन। जब आप ये सारी चीज़ें स्वीकार कर लोगे, जब आप लोगों से बात करोगे, जो आपकी इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, उनसे सपोर्ट लोगे, और फिर जब आप अपने आप को नॉर्मलाइज कर पाओगे ना, तभी यू आर एबल टू स्टार्ट समथिंग। अगर आप सोचते हो कि आज ही डिसाइड कर लूं कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसको पूछ लूं, उसको पूछ लूं, ना भाई ना। पहले अपने आप को नॉर्मल करो, और उसके लिए आपको ये 4 स्टेप्स लेने हैं। ठीक है। तो एक्सेप्टेंस, व्हाई? सो दैट यू कैन हील द माइंड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हील द माइंड। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोस्पेक्शन। क्या होता है सर इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अंदर झांकना। क्यों? क्योंकि क्यों हुआ, क्या हुआ ये तो समझ लिया, क्यों हुआ उसका जड़ से रीजन जानना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज अबाउट दैट। हाउ टू डू दैट सर? जानो, पूछो अपने आप से, क्या प्रिपरेशन में कमी थी? क्या तुम और एफर्ट दे सकते थे? इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ आवर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द वे टू प्रिपेयर। कई बार लोग 12-12 घंटे करके भी नहीं निकल पाते। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं होता कि नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा दिए मतलब फुल प्रिपरेशन थी। क्या सही वे में प्रिपरेशन करी थी? क्या जो जो चीजें करनी थी, जिस जिस सीक्वेंस में करनी थी, जिस तरीके से करनी थी, वो किया कि नहीं किया? लैक ऑफ प्रिपरेशन, चेक वेदर देयर इज अ लैक ऑफ प्रिपरेशन। एग्जाम नर्व्स, कुछ बच्चों के साथ, ये जनरली उनके साथ होता है जो पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं। सीए फाउंडेशन है, सीए का पहला पेपर है, अरे बाप रे, बहुत ज्यादा डर गए, बन सब रहा था, लेकिन वहां जाके जोन आउट हो गए, वहां जाके ब्लैंक हो गए। अगर आपके साथ ये सिचुएशन हुई थी तो अब इस चीज पे भी आपको काम करना पड़ेगा। हालांकि ऑब्वियसली आप दूसरी बार देने जाओगे तो वो सारी नई नई चीजें अब नहीं बचेंगी, बट स्टिल आपको अपने माइंड में चीज को रखना है कि यार मेरा माइंड मेरे ऊपर हैवी ना हो जाए, मेरी टेंशन मेरे ऊपर हैवी ना हो जाए। मुझे एक ब्रॉड पिक्चर समझना है कि सीए इज अ बिग कोर्स, उसमें ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। तो व्हाई आई एम टेकिंग सो मच लोड यार, व्हाई आई एम टेकिंग सो मच लोड? मुझे जो बन रहा है मैं वो भी नहीं करके आ पा रहा बिकॉज ऑफ दैट। तो भाई एग्जाम नर्व्स को थोड़ा सा मेंटेन करना सीखो। पुअर टाइम मैनेजमेंट, क्या ये रीजन है? अगर ये रीजन है तो प्रैक्टिस, टेस्ट, मॉक पेपर्स, क्विजेस, ये सब में तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यार सबका अपना अपना रीजन होता है, और वो तुमसे ज्यादा कोई और नहीं जानता। मैं तो तुमको सैंपल ऑफ रीजंस बता रहा हूं, तुम्हारा क्या रीजन है तुम जानते हो, मैं नहीं जानता। पुअर स्टडी हैबिट्स, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रात को लेट पढ़ते थे या व्हाट्सएवर, ना ना ना। पुअर स्टडी हैबिट्स का मतलब फोन चालू है, साथ में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर भी उसी के साथ पढ़ रहे हैं, प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं, या तो एक साथ 6 घंटे पढ़ लिए, या तो 4-4 दिन तक नहीं पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा एक प्रॉपर रूटीन से, प्रॉपर तरीके से, ऐसे वे में पढ़ना कि हाँ भाई एब्जॉर्ब भी हो माइंड के अंदर। तो वो भी देखो कि भाई तुम्हारे पढ़ने के तरीके में तो गड़बड़ नहीं है। देन लैक ऑफ मोटिवेशन, कुछ लोग एग्जाम दे रहे होते हैं, क्यों? पेरेंट्स ने बोला है। यार अगर तुम कर रहे हो ना, तुमने एक्सेप्ट किया है ना, तो अंदर से वो आग लगाओ कि नहीं यार मुझे करना है, क्यों? कुछ करके दिखाना है। ठीक है,
किसी की खुशी के लिए, खुद की खुशी के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, जो भी तुम्हारा रीजन हो, पर यू नीड टू फाइंड द रीजन टू मोटिवेट योरसेल्फ कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाई यू आर डूइंग दिस टफ टास्क व्हेन देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जो बहुत आसान आसान सा काम कर रहे हैं, बस ग्रेजुएशन में जाते हैं, कॉलेज में एंजॉय करते हैं, आ जाते हैं, बढ़िया से उनका फीस पे होता है और बढ़िया से उनको बीकॉम की डिग्री या कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद क्या? तुमने ये टफ क्यों चुना है? क्योंकि उसके बाद का जीवन तुम्हारा जो है बाकियों से अलग है, बाकियों से ज्यादा कंफर्टेबल है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तुमको चाहिए, है ना? तो यू नीड टू फाइंड आउट योर रीजन व्हाई यू आर डूइंग दिस। हेल्थ इश्यूज, ये उन लोगों के साथ भी हो सकता है जो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, उन लोगों के साथ भी हो सकता है जो पढ़ाई का ओवरलोड ले लेते हैं। कई बार आप खाने पीने में सब कुछ सही है, ठीक है, सही से उठ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप पढ़ाई का इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि यार आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, उटपटांग टाइम में पढ़ रहे हो, या फिर एक प्रॉपर रूटीन से नहीं पढ़ रहे हो, तो फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। तो क्या रीज़न रहा आपके केस में? It can be one of the reason, it can be one or more out of the reason, or it can be all the reasons. If all the reasons are there, you need to work on all the things. समझ रहे हो बात को? तो मैं ये आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की टेक्निक बता रहा हूं, सोचने की भाई क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आप एग्जाम में नहीं क्लियर कर पाए, ये आपको फाइंड आउट करना है। देन जब आपको ये पता चल जाए, आपने अपने अंदर झांक लिया है, आप नॉर्मल हो चुके हो, सोचने की क्षमता आप में वापस आ चुकी है, आपके इमोशंस अब सारे जा चुके हैं, फर्स्ट 2 स्टेप्स हो चुके हैं, नाउ कम्स प्लानिंग। क्योंकि अब आगे बढ़ना है तो सीधे कूद नहीं जाना है, पहले सोचना है कि कैसे करेंगे और उसके बाद करना है। यू नीड टू मेक अ स्टडी प्लान, ठीक है। अब स्टडी प्लान को बनाने को लेके मैं आपको कुछ गाइडेंस देता हूं। आइडेंटिफाई द वीक चैप्टर्स। सर मैं तो पूरा शुरू से पढ़ने का सोच रहा था, भाई क्यों? इफ यू आर गिविंग द एग्जाम फॉर द सेकेंड टाइम, you already know the syllabus, you already know so many things, then why are you doing like you are doing it for first time? एक बात समझो, आप नेगेटिव साइड में नहीं हो, पॉजिटिव साइड में हो। जो पहली बार जून 23 में सीए फाउंडेशन देगा ना, उसके लिए सब कुछ नया होगा, लेकिन तुम एक एडवांटेज वाली पोजीशन में हो कि तुम ऑलरेडी टॉपिक्स को जानते हो, तुम्हें ऑलरेडी पता है कौन सी चीज टफ है, कौन सी चीज ईजी है, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हें कहां मेहनत करनी है। फिर भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं शुरू से सब कुछ देखूंगा। हाँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि पिछली बार तुमने पढ़ा ही नहीं था, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुमने शुरू से ही नहीं पढ़ा था, ऐसे देख के आ गए थे, सिर्फ रिवीजन के बेसिस पे देख के आ गए थे, देन आई विल नॉट से कि मत करो, लेकिन मेजॉरिटी पीपल विल बी देयर जो तैयारी करके गए थे भाई, है ना, तो उनको पता होगा कि उनका वीक एरिया क्या है। तो पहले वो फाइंड आउट करो कहां दिक्कत आ रही है और पहले उस पर काम करो। देन डिसाइड द चैप्टर्स वेयर यू नीड टू अटेंड द क्लासेस अगेन। तो मैं पूरी तरह क्लास के मना में नहीं हूं कि तुम रिपीटर हो तो क्लास मत करो, बट मेरा ये कहना है कि तुम सिलेक्टिवली करो, तुम देखो कि तुम्हें क्या क्या चीज में जरूरत है, सिर्फ उतना करो। वरना क्या होगा, फिर से क्लास करते करते 3 महीने निकल जाएंगे और तुम अपनी वीकनेस पे काम ही नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? लेट्स से कि मान लो मैथ्स में 15 चैप्टर्स हैं, उसमें से 10 चैप्टर तुम पिछले अटेम्प्ट में करके गए थे। अब 5 चैप्टर तो तुमको ऑलरेडी पता है कि वो तो तुम टच ही करके नहीं गए थे, तो उसमें तो तुमको एक भी क्वेश्चन नहीं बने। तो सबसे पहला काम ये करो कि अगर कोई ऐसी पेंडिंग क्लासेस हैं या कोई पेंडिंग टॉपिक है जो टच ही नहीं हुआ था, सबसे पहले उनकी क्लासेस खत्म कर डालो। उसके बाद फिर जो तुमने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करें, उन टॉपिक्स में से जो तुम्हारे ऑलरेडी हो चुके थे, उन वीक एरियाज पर वर्क करो, उनमें पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, और वहां पर अगर दिक्कत आती है तो उनकी भी क्लास देख लो। मतलब मेरा ये कहना है कि तुम्हारी प्लानिंग कस्टमाइज्ड होनी चाहिए, तुम्हारे हिसाब से, किसी और के हिसाब से नहीं। एंड डोंट कंसिडर योरसेल्फ एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट जिसने कभी पेपर ही नहीं दिया, जिसके लिए सब कुछ बाकी है। ना 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 ना, जिस पोजीशन में तुम हो उसका फायदा उठाओ। देन कम्स डिसाइड द रियलिस्टिक गोल्स। के बच्चे बोलते हैं मैं 5-5 6 रिवीजन करूंगा, ठीक है, पर एक बार सोच समझ के ना कि कितना समय लगता है क्लासेस करने में, कौन से टॉपिक बचे हैं, लिस्ट बनाओ प्रॉपरली, राइट डाउन करो। एक नॉर्मल स्टूडेंट को अगर 100 लेक्चर्स देखने में इतना समय लगता है, मुझे 20 लेक्चर देखने तो कितना समय लगना चाहिए। तुम्हारे पास हर चीज़ के जवाब हैं, लेकिन तुम्हें शांति से बैठ के वो प्लान करना पड़ेगा, है ना, वो प्लान आउट तुमको खुद करना पड़ेगा। तो उसके बाद तुम रियलिस्टिक गोल सेट कर पाओगे। उसके बाद एक डेडलाइन सेट करो कि मान लो तुम्हारे कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, तो अपनी डेडलाइन रखोगी मैं 28 फेब तक ये बचे हुए चैप्टर्स करूंगा और फिर रिवीजन मोड में आ जाऊंगा और फिर बार बार रिवीजन करूंगा। हो सकता है तुम्हारा आधा सिलेबस तुमको फिर से करना हो, तो तुम डिसाइड कर लो कि मेरे को लेट्स से 15 अप्रैल तक खत्म करना है। 15 अप्रैल के बाद मैं कोई क्लास नहीं करूंगा, फिर सिर्फ रिवीजन, मॉक टेस्ट, क्विजेस दूंगा। इस तरीके से हर इंसान अपना अपना डेडलाइन डिसाइड कर सकता है। एक मैक्सिमम डेडलाइन जो है, जो मैक्सिमम है,
जो कि न्यू स्टूडेंट के लिए मैंने दी है, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है, वो 30 अप्रैल है, तो ऑब्वियसली तुम उसके लेट को उससे आगे तो जाना ही मत, क्योंकि मई का पूरा महीना और जून के 20 दिन इतना तो रिवीजन में देना ही देना है डेडिकेटेडली, ठीक है। तो वो तो तुम्हारी एक लक्ष्मण रेखा है, उसके आगे तो किसी को नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो सेट अ डेडलाइन फॉर क्लास कंप्लीशन, और जो बैलेंस टाइम उसके बाद बचेगा उसमें मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं, क्विजेस करनी है, मॉक टेस्ट पेपर। अच्छा कई बार क्या होता है ना, रिपीटर के साथ ये हो जाता है, सर मेरा तो ना फरवरी में सिलेबस हो गया था, अब मैं सोच रहा हूँ कितना रिवाइज करूंगा, मैंने ब्रेक ले लिया। नो, अगर तेरे पास ज्यादा समय बचा है तो यू टेक इट फॉर मल्टीपल टाइम्स, यू रिवाइज इट फॉर मल्टीपल टाइम्स। सर मेरे बोर हो गया, अरे नहीं बोर हुआ भाई, फिर से कर, तेरे को लगेगा कि नहीं आता। जब बार बार करते रहेगा ना, तो हैबिट हो जाएगी तेरे को उस चीज की, तेरे को अंदर से समझ में आने लगा कि अरे यार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा करना है, तेरा माइंड ना मतलब क्या है, ट्रेंड हो जाएगा उस चीज के लिए। जैसे किसी गेम्स को अपन खेलते हैं, बार बार खेलते तो फिर बाद में सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली अपना बल्ला चलने लगता है, ऑटोमेटिकली गेंद फेंक लेते, ऑटोमेटिकली तुमसे कैच आ जाता है, तुम सोचते नहीं हो। द सेम थिंग हैपन्स हियर, क्योंकि वहां भी प्रैक्टिस थी, यहाँ भी प्रैक्टिस करोगे तुम। एंड एडजस्ट द प्लान एज पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों, क्या होता है ना, हम प्लान तो करते हैं, आज मैं भी प्लान करता हूं ना कोई चीज़ का, तो समय पे मुझे प्लान बदलना भी पड़ जाता है कि अरे यार मैंने शायद ये अजम्पशन लिया था, गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो आप भी अगर प्लानिंग करते हो तो यू कैन एडजस्ट द प्लान एज पर द नीड। जैसे मान लो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं लॉ में क्लियर नहीं हो पाए होंगे, तो वो लॉ के लिए आरटीआई की कॉपी अप्लाई करेंगे कि हमको आरटीआई की कॉपी चाहिए लॉ की। उनकी आरटीआई की कॉपी अभी तो आएगी नहीं, 1 महीने बाद आएगी। 1 महीने तक आप कुछ पढ़ चुके होगे, लेकिन 1 महीने बाद जब कॉपी आएगी ना, उस दिन सब छोड़ देना, पहले कॉपी को वैल्यूएट करना और फिर सोचना क्या तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक्स पता चल रही है, और उसके हिसाब से अगर तुम्हें तुम्हारी प्लानिंग को बदलने की जरूरत है, तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को लॉ में ज़्यादा टाइम देना है या कम टाइम देना, व्हाट्सएवर, अकॉर्डिंगली तुम तुम्हारा प्लान एडजस्ट कर सकते हो। तो क्या होता है, समय समय पे प्लान को बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, एकदम रिजिड नहीं हो जाना है। अच्छा इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुमने कुछ प्लान किया था कि तुम 3 बार रिवीजन करोगे और बाद में तुम अरे रहने दो यार, रिवीजन करने नहीं है, मैंने अपना प्लान एडजस्ट कर लिया कि मेरे को रिवीजन की जरूरत ही नहीं, ऐसा भी नहीं भाई, है ना। एडजस्ट एज पर द नीड, नॉट बिकॉज यू आर लेजी। ओके नाउ, तो मैंने एक और स्टेप आपको बता दिया प्लानिंग का कि मेक अ स्टडी प्लान। तो 3 स्टेप्स अभी तक बताए मैंने। सबसे पहले कि सबसे पहले आपको नॉर्मल होना है ना, सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। दूसरा फिर आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, एक पूरे दिन, कल का आपका पूरा दिन इंट्रोस्पेक्शन का रहेगा। आज आप नॉर्मल हो जाओ, जितना रोना है रो लो, जिससे बात करनी कर लो, एकेडमिक बातें मत करो। कल सिर्फ सोचो कहाँ गलती हो रही है और फिर परसों उसकी प्लानिंग करो कि अब आगे करना क्या है, वो तीसरा स्टेप था। और जब प्लानिंग पूरी हो जाए देन यू कैन इंप्लीमेंट योर न्यू रूटीन विच इज कॉल्ड एज रीस्टार्ट, कि चलो भाई अब मैं शुरुआत से फिर से पढ़ना चालू कर रहा हूं समथिंग। बिगिन विद द इजी शेड्यूल, ऐसा नहीं पहले दिन 12 घंटे का शेड्यूल बना लिया या 10 घंटे का शेड्यूल बना लिया। देखो बीच में गैप आया है पढ़ाई में, तो ग्रेजुअल स्टेप्स लेते जाओगे तो वापस से वो कंसिस्टेंसी बनेगी। तो बहुत तेज भी नहीं भागना है, बहुत स्लो भी नहीं भागना है। योर कर्व शुड बी लाइक दिस, योर कर्व शुड बी लाइक दिस, कि जैसे मान लो ये अभी फैब का महीना चल रहा है, ये फैब है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है और ये जून है जब एग्जाम है, ठीक है। तो अभी जैसे तुम पढ़ना चालू कर रहे हो फैब से, तो हो सकता है इट विल बी लाइक दिस, फिर जून में तुम्हारा पीक होना चाहिए, समझ रहे हो। इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि यहां से शुरू कर दिया और ये खत्म। फैब में इतना ज्यादा पढ़ लिया शुरू के कुछ दिन कि लग रहा अरे यार अब पढ़ने का मन नहीं हो रहा भाई, बहुत हो गया, रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा नहीं भाई, ठीक है, सोच समझ के। तो बिगिन विद द इजी शेड्यूल, इंक्रीज द स्टडी टाइम ग्रेजुअली देख लो, धीरे धीरे स्टडी टाइम बढ़ाते जा रहे हैं अपन लोग। वाई एक्सिस में स्टडी टाइम है। सेलिब्रेट द स्मॉल माइलस्टोन, मतलब जैसे तूने सोचा था कि मेरे को टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट करना है 5 दिन में, तूने कर दिया तो खुश हो जा भाई, खुश हो जा, अच्छी बात है तूने कर दिया है। तो क्या छोटा छोटा अकॉम्प्लिशमेंट होता रहेगा ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। तो यू नीड टू सेलिब्रेट दैट स्मॉल मोमेंट्स। स्टे मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेटेड रखो, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, मोटिवेशन वीडियो से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका ये मोटिवेशन का ही एक रीज़न है, मतलब मोटिवेशन का एक टेक्निक है कि जो छोटी छोटी चीज़ तुम करते जा रहे हो ना, कंप्लीट होती जा रही है, तो तुमको मोटिवेशन आ रहा है और करने का। इस तरीके से अपने आप को पुश कर सकते हो आप अपने पूरे काम को ना पीसेस में बांट सकते हो कि चलो इतना हो गया, गुड, टिक लग गया, इतना हो गया, टिक, वेरी गुड, लाइक दिस। तो कोई चीज़ बहुत बड़ी लगे ना, उसको पीसेस में बांटो और एक एक स्टेप को कंप्लीट करो, तो अकॉम्प्लिशमेंट आता है, मोटिवेटेड फील होता है, लाइक दैट। मेंटेन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। भाई जिन लोगों के साथ ये दिक्कत हुई थी प्लीज़ ध्यान रखना, और इनफैक्ट सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखना यार, क्योंकि ये सीए का एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, सीए एग्जामिनेशन का। जो इसको बहुत इजीली डील कर लेता है ना, उसको पता चल जाता है
कि यार पेपर में तो हमको 50 नंबर ही लाने थे। मैं नहीं बोलता 40 नंबर, 50 बोल रहा हूँ, चलो 50-50 लाते तभी एग्रीगेट आते ना, 50 ही लाने थे ना। मतलब पूरे सिलेबस में से आधा भी नहीं लिख पा रहा मैं, जबकि 70 नंबर के आसपास का तो ईजी भी आता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, हम क्या करते थे, हावी होने देते हैं पेपर्स को अपने ऊपर, वैसा नहीं होने देना। वो तभी होगा जब आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी है, तभी आप उससे लड़ पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया सर आपका स्टडी प्लान बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है नए रूटीन को। तो ये जो मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, 4 स्टेप्स बताए थे, 5 नहीं लिखूंगा, 4 स्टेप्स लिखूंगा। एक्सेप्टेंस, इंट्रोस्पेक्शन, प्लानिंग एंड रीस्टार्ट, ये 4 चीज़ों में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों। सजेस्टेड टाइमलाइन, अब मैं आपके सामने कुछ एक टाइमलाइन रखने वाला हूं जो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं। 3 फेब आज रिजल्ट की डेट है, 3 फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 30 अप्रैल ये मैंने उन बच्चों के लिए डेडलाइन रखा है जो शुरू से सब कुछ करना चाहते। तो अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो सोच रहा है कि सर मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरे को सब कुछ शुरू से करना है, तो भी तेरे लिए यही डेडलाइन है, तो भी तेरे लिए यही डेडलाइन है। इसको जितना पीछे करोगे उतना ज्यादा रिवीजन मिलेगा। इसको आगे करना अलाउड नहीं है, पीछे करना अलाउड है। कोई यहां खत्म कर रहा है, कोई यहां खत्म कर रहा है, कोई यहां खत्म कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसके आगे जाना अलाउड नहीं है। सो दिस इज द सिलेबस कंप्लीशन डेट, एट मोस्ट इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकती। नाउ फिर अप्रैल के बाद ये पूरा मई का महीना मिल रहा है तुमको, ये पूरा मई का महीना और ये जून के 20 दिन। देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, ये तो मैंने अपने सब्जेक्ट के लिए लिखा हुआ है, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा। मल्टीपल रिवीजन सीरीज चलेंगी आपकी। अब इसमें आप सेल्फ रिवीजन भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बूस्ट चाहिए तो हमारे साथ रिवीजन सीरीज में जुड़ भी सकते हो, और दोनों का ब्लेंड भी कर सकते हो कि जितना जो टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे को टीचर से रिवाइज करना है साथ में, और बाकी टाइम में सेल्फ स्टडी। तो इस टाइम पे पूरा रिवीजन में फोकस। उसके बाद जब आपका 10th जून आएगा तो मैराथन स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम के 15 दिन पहले 10 दिन की जो सीरीज होती है मैराथन की वो होगी, और फिर प्री एग्जाम मैराथन होगा एग्जाम डे के पहले। तो सब कुछ सेट है माइंड में, लेकिन पहले इस स्टेप पे ध्यान रखो। जो तुम्हें पता है कि जो चीज तुम्हारी पेंडिंग है उसको 30 अप्रैल से पहले खत्म करो, और उसके बाद लग जाओ रिवीजन में। जो चीजें आती थी उसको फिर से पढ़ना शुरू कर दो। और अब तुम्हारे पास क्योंकि ज्यादा समय होगा ना, तो रिवीजन को ज्यादा डेप्थ में, ज्यादा डिटेल में करना और ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स करने की कोशिश करना। यू आर इन एडवांटेजेस पोजीशन, ये मैं तुमको समझा रहा हूं। डोंट कंसीडर कि तुम एक बार नहीं निकल पाए तो तुम वर्स्ट पोजीशन में, तुम तो और एडवांटेज वाली पोजीशन में हो यार, कि तुमको पहले अटेम्प्ट की तरह एकदम पूरा सब कुछ शुरू से नहीं करना है, समझ रहे हो। तो प्रेशर मत लो, इनफैक्ट और लाइट रखो माइंड को, लेकिन मेहनत कम मत करो। ठीक है। अब स्पेसिफिक गाइडेंस बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो स्टूडेंट्स की सिचुएशन के बेसिस पे, जैसा कि मैंने 2 सिचुएशन बताई थी। पहली सिचुएशन होगी वो बच्चों की जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो फर्स्ट टाइम किसी भी एग्जाम में या फर्स्ट टाइम सीए की एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाए। इट्स ओके टू नॉट क्लियर एन एग्जामिनेशन। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बड़ी बात हो जाती है यार क्लियर नहीं करना, लेकिन सीए एग्जामिनेशंस के अंदर क्लियर नहीं कर पाए हो तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बट एट द सेम टाइम बुरा लगना चाहिए। बुरा लगेगा तभी तो तू चैलेंज एक्सेप्ट करेगा कि नहीं भाई अब तो करके दिखाऊंगा, अब हो गया, अब इसके बाद जो अटेम्प्ट आएगा उसको तो मैं मेरा लास्ट अटेम्प्ट ही मानूंगा भाई, और लेट नहीं हो पाएगा मेरे से। एक हो गया ना, 6 महीने बिगड़ गए ना, अब और नहीं भाई, अब इतना जी जान से मेहनत करूंगा, इतनी शिद्दत से मेहनत करूंगा कि बस अब ये बदला लिया जाएगा, तो सबका बदला लेगा तेरा फैजल। समझ रहे हो, ये वाला एटीट्यूड रहना चाहिए माइंड में कि अब तो बदला लेना है। ठीक है। सो टेक दिस फेलियर एज अ चैलेंज नाउ, and you need to consider that the coming attempt is your last attempt। समझ रहे हो। Focus more on identifying the weak areas now। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो पहली बार ही अनक्लियर हुए हैं। तो क्या होता है ना कि जो एक से ज्यादा बार निकल चुके हैं ना, उन्होंने एक बार तो इंट्रोस्पेक्शन कर लिया है अपने वीक एरियाज पे, उनको कुछ और देखने की जरूरत है। लेकिन तुम जो पहली बार नहीं क्लियर हुए हो, कई बार ऐसा हो जाता है यार, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होते हैं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था, या फिर कुछ चीजें पता ही नहीं थी ऐसे करनी चाहिए सी एग्जाम्स में, वो बाद में रियलाइज होती हैं। हो सकता है कि तुम्हें कुछ चीजें ना समझ में आ रही हो तो तुम लोगों से बात करो, जो लोग क्लियर हुए उनसे बात करो, जो लोग तुम्हारे साथ एग्जाम दिए थे उनसे बात करो, गाइडेंस लो। कभी भी झिझकने की जरूरत नहीं, कभी भी ये मत सोचो कि यार वो पास हो गया मैं उससे बात करूंगा और मैं तो नहीं हुआ कैसा लगेगा। अरे नहीं लगेगा भाई। मैं एक बात बता दूं, जो पास हुए रहते ना वो तुमको इसलिए कांटेक्ट नहीं करते कि उनको ये लगता है तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन तुम अगर उनको कांटेक्ट करोगे तो उनको अच्छा लगेगा कि वो तुम्हारी हेल्प कर पा रहे हैं। समझना इस बात को। ठीक है। मैं भी जब सी एग्जामिनेशंस में था, अगर मेरे कोई ग्रुप में कोई मेरा फ्रेंड जो है वो नहीं क्लियर हुआ, ऑब्वियसली
पहले मैं हेजिटेट होता था कि मैं उसको कॉन्टेक्ट करूंगा तो उसको ये लगेगा कि मैं क्लियर हो गया इसलिए मैं जता रहा हूँ, जबकि नहीं, थोड़ा समय लेके मैं उसको खुद पिच करता था कि भाई कुछ हेल्प चाहिए तेरे को, मैं हेल्प कर दूं कुछ। फिर वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाता था, फिर उसके माइंड से वो चीज़ चली जाती थी। लेकिन मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें खुद लगता है कि तुम्हें किसी से कुछ पूछना चाहिए तो यू शुड आस्क इट विदाउट हेजिटेशन, विदाउट थिंकिंग कि वो क्या जज करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, सब लोग इतने भी खराब नहीं है यार, है ना, ह्यूमन बींग्स इतने भी खराब नहीं है जितना आप सोचते हो। सेट अ हाई टारगेट एज यू ऑलरेडी नो द सिलेबस। ये तो मैं आपको बोल चुका हूं कि तुम दूसरी बार पेपर दे रहे हो तो अब वो 40 नंबर ले आऊंगा, 50 नंबर ले आऊंगा, ये सब बातें नहीं भाई। अब तुमको स्टैंडर्ड हाई रखना पड़ेगा। अब तुम टारगेट ही 80-80 का करो ना, कि ठीक है भाई खराब भी जाएगा पेपर तो 80 की जगह 60 आएंगे, फिर बोलना अरे सर 80 सोचा था 60 आए, ठीक है लेकिन इंटर में तो आ ही गए। ये होना चाहिए भाई, इतनी मेहनत करनी है अपन को। ठीक है गाइस, तो ये उनके लिए जो पहली बार क्लियर नहीं हो पाए थे। लेकिन अब थोड़ा टफ एरिया, द टफ एरिया, दिस इज द टफ एरिया। किसी का सेकेंड अटेम्प्ट था या उससे भी ऊपर का थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन वाला अटेम्प्ट था फाउंडेशन का। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, अपने आप से पूछना पड़ेगा आपको, क्या आपने वो मिस्टेक फिर से दोहराई है जो आपने पिछली बार दोहराई थी, या आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी कि आपने मिस्टेक क्या करी थी। अगर जानने की कोशिश ही नहीं करी थी तो इस बार जानो, उस पर काम करो और अपने आप को प्रॉमिस करो कि अब वो मिस्टेक नहीं दोहराऊंगा, वरना फिर से 6 महीने चले जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर तुम्हें लगता है कि तुम ब्लैंक हो चुके हो, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, आप दूसरों से मदद लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वंस यू रियलाइज व्हाट आर द एरियाज टू इंप्रूव, फिर उस पर लग जाओ। फिर ये मत सोचो कि अरे यार मैं तो 2 बार नहीं निकल पाया, आगे भी निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा। यार अगर यही सोचना है ना तो फिर क्यों पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम डिसाइड कर रहे हो कि चलो अब तुम्हें 3rd अटेम्प्ट देना है या 4th अटेम्प्ट देना है, अगर ये तुमने डिसाइड कर लिया है ना, तो अब पीछे का और आगे का सोचने का मतलब नहीं है। नहीं तो फिर और पीछे आगे वो तो लूप चलता ही रहेगा, 3rd का 4th का 5th, कब तक मन बनाते रहोगे। समझ रहे हो? तो एक बार अच्छे से डिसाइड कर लो कि ये दिक्कत है, इस पे काम करना है, और जब काम करना है तो बाकी सब छोड़ के करना है, बिना कुछ सोचे करना है कि पहले क्या हुआ था और आगे क्या होना है, बिना इसकी चिंता किए बिना। यूज हाई प्रेशर एज अ रीजन टू स्टडी, नॉट टू गिव अप। अगर तुम्हें पता है कि तुम कर सकते हो, अगर तुम्हें अंदर से लगता है कि तुम्हें करना है, तो जो हाई प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ गया है ना कि तुम 2 बार में भी नहीं निकल पाए हो, 3 बार में भी नहीं निकल पाए हो, उसको अपना रीजन बनाओ इस बार में निकलने का, ना कि रीजन बनाना है गिव अप का कि यार मेरे से तो हो ही नहीं सकता। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुमसे हो नहीं सकता, ये एटीट्यूड के साथ तुम नहीं दे सकते पेपर, वरना बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जो बनता है वो भी नहीं बनेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो एटीट्यूड चेंज करना बहुत जरूरी ब्रो। और उसके बाद भी अब मैं रियलिस्टिक बात बोल रहा हूँ, इफ यू फील यू गेव योर बेस्ट, अभी तक तुम अपने पिछले अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दिए थे, तुमसे जो बन पड़ता था तुमने सब किया, तुमने अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई किए, तुमने इंट्रोस्पेक्शन किया, तुमने और तगड़ी मेहनत करी, तुमने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें लग रहा है कि कुछ इंप्रूव नहीं होगा और नहीं हो सकता, ये तुम्हें अंदर से फील ही नहीं आ रहा है कि तुम्हें इसको ठीक करना है, तुम्हें अंदर से लग रहा है कि नहीं मैं इस लायक नहीं बना हूं, तो डोंट गेट इमोशनली अटैच। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, यू कैन कंसिडर चेंजिंग द करियर भाई, अभी भी समय नहीं बिगड़ा है, इट्स नॉट टू लेट, यू कैन एब्सोल्युटली थिंक ऑफ अदर थिंग्स, है ना। ऐसा नहीं होता कि कोई एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड कर देता है कि बस थप्पा लग गया कि भाई ये तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कई सीए ड्रॉप आउट बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम कर चुके हैं भाई, इस बात को समझना। मैं खुद जानता हूँ यार, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो या तो फाउंडेशन में या इंटर में ड्रॉप आउट किए थे। इसका मतलब क्या है, वो लाइफ में कुछ नहीं बन पाए। हो सकता है कई सीए से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अपनी अपनी किस्मत लिखी होती है, अपनी अपनी मेहनत लिखी होती है। आप अपनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक समय के बाद अगर आपको ये समझ में आ गया कि नहीं यार ये कोर्स आपके लिए नहीं है, तो कोई बात नहीं, यू कैन गो टू समथिंग एल्स। इमोशनली अटैच होने की कोई जरूरत नहीं। दैट इज माई ओपिनियन कि भाई क्या करना चाहिए उन बच्चों को जिनको बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, अब मेरी तरफ से जितने भी सजेशन पॉइंट्स थे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पूरे सेशन के बाद आप लोगों को एक एनर्जी, एक उमंग मिलेगा कि कैसे अब मैं फिर से स्टार्ट करूं। मैं आज भी बोल रहा हूं, आज कुछ मत सोचो, इट्स द टाइम टू हील योर माइंड। आज का पूरा दिन इट्स टू हील योर माइंड। ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में अभी आ रहा है और जो मेरे पूरे सेशन में अनएड्रेस रह गया, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा सेशन को बीच से देख रहा हो, तो तुमको भी मैं बोलूंगा बेटा शुरू से पूरा देखना। और उसके बाद भी अगर कोई सवाल माइंड में रह जाता है तो चिंता मत करो,
आई एम कमिंग लाइव एट 10:30 PM टुनाइट ओनली ऑन एन अकेडमी स्पेशल क्लास। मैंने स्पेशल क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दी है और वहाँ पर तुम अपनी सारी क्वेरी लेकर आना। 1.5 घंटे के लिए मैं लाइव रहूँगा, रात को 10:30 से लेके 12 बजे तक लाइव हूँ आज रात को। मुझे पता है दिस इज़ अ टफ नाइट, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। आओ तुम बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम तुम्हारे सवाल पूछो। अगर तुम ऑलरेडी सब्सक्राइब लर्नर हो तो तुम कॉल में भी पूछ लेना, और अगर तुम फ्री लर्नर हो तो डाउट सेक्शन का यूज़ करके, चैट बॉक्स का यूज़ करके अपने सवाल पूछो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। तो जो बच्चे क्लियर हो चुके हैं उनकी मदद मैं करूँगा कल, लेकिन जो बच्चे क्लियर नहीं हुए उनकी प्रायोरिटी है, पहले उनको सही ठिकाने पे लगाना है, ठीक है। पहले उनको एक राह बतानी है कि वो आगे बढ़ पाएँ, ठीक है ना। तो इसी के साथ सेशन को करूँगा वाइंड अप। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ एनर्जी का जो है फ्लो आपके अंदर आया होगा, कुछ ना कुछ आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि हाउ टू स्टार्ट अगेन नाउ, हाउ टू रीस्टार्ट योर जर्नी। और भूलना मत इस कोट को भाई, दिस कोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार जाने से पहले फिर से पढ़ लो, है ना, इट कैन रियली हेल्प यू। सो माई बेस्ट विशेज़ विथ यू ऑल गाइस, एंड इस बार नहीं तो अगली बार सही, लेकिन अगली बार करना ही करना है, डू और डाई, बिल्कुल डू और डाई। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरा सपोर्ट है। और भी जब सीए फाउंडेशन के जो हमारे साथ बच्चे मैराथॉन्स में या नए हमारे साथ जुड़े, जिनको अब बैचेस करनी हमसे रिवीजन वाली, फास्ट ट्रैक वाली, तो उसका भी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट पूरी बाहुबली टीम लेकर आने वाली है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन अभी पहला काम ये नहीं है कि बैच कौन सी आ रही, क्या नहीं आ रहा। पहला काम ये अपने आप पे काम करना। बैच के बारे में तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है ना, वो बैच नहीं बता पाएगी, वो तुम ही बता पाओगे। तो जो भी स्टेप्स बोले हैं सब कुछ शिद्दत से फॉलो करो, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट गाइस, आई एम विथ यू दिल से, लव यू एंड लेट्स क्रैक इट।